नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम नया चैप्टर देख रहे हैं जो है हमारा किशोरावस्था में जो भगोड़ापन और अपराध से रिलेटेड, यानी कि जो किशोरावस्था की अवधि हमने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने किशोरावस्था का जो नैतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, यानी कि ओवरऑल जो परिवर्तन उस 13 से 18 साल की अवस्था में हो रहे हैं, उनमें जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा की थी। और उसी में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, किशोरावस्था में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें बालक में भगोड़ेपन की स्थिति आती है, यानी कि हर एक परिस्थिति से भागने की स्थिति। फिर दूसरा आता है अपराध की स्थिति, यानी कि यही एक अवस्था होती है जिसमें बालक नए नए अपराधों में फंसना सीख जाता है। तब ये कहाँ से कैसे शुरू करता है बालक, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अनुपस्थिति और अपराध सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था होती है इस स्टेज में जो बालक होता है उसमें अपराध की प्रवृत्ति आती है, जो अक्सर किशोरावस्था के दौरान आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे जो शिक्षा से रिलेटेड और उन्हें जो व्यवहार से रिलेटेड, यानी कि उनके जो सामाजिक जीवन में व्यवहार से रिलेटेड कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसमें हम लोग देखते हैं प्रबंधन के बारे में, यानी कि इस किशोरावस्था में बालक के द्वारा किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला है अनुपस्थिति अपराध के कारण, यानी कि ये जो किशोरावस्था हम लोग पढ़ते हैं, इस अवस्था में जो बालक में भगोड़ेपन की स्थिति आती है या फिर अपराध की स्थिति आती है, किन कारणों से आती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत यानी कि उसके पर्सनली कौन सा फैक्टर होता है जिसके कारण ऐसे क्या स्टेज आती है कि बालक इस प्रकार की गतिविधि प्रदर्शित करता है। जिसमें सबसे पहले है व्यक्तिगत मुद्दे। किशोरों को व्यक्तिगत चुनौतियों का अनुभव हो सकता है, यानी कि पर्सनली उन्हें कई सारे ऐसे स्टेज का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से बालक इन सभी में फंसता चला जाता है। जैसे है मानसिक मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, अवसाद। अवसाद यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, चिंता यानी कि एंजाइटी, इन सभी चीजों के कारण भी बालक इस स्थिति में फंसता चला जाता है। दूसरा है मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि जो नई नशीले पदार्थों का उपयोग हो गया या फिर शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन सभी की अगर चर्चा की जाती है तो उसकी वजह से भी पारिवारिक संघर्ष यानी कि परिवार की स्थिति भी बालक को इस प्रकार की गतिविधियों में प्रोत्साहित करती है। और हम कह सकते हैं उसके व्यवहार में जितनी भी समस्याएं आ रही है, यानी कि वह किस प्रकार से दूसरे लोगों के साथ अपने अटैचमेंट जोड़ता है या फिर नए नए संबंध बनाता है, इन सभी के द्वारा बालक में अपराध की स्थिति भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। फिर दूसरा है कम शैक्षणिक व्यस्तता, यानी कि अगर किसी बालक में शिक्षा की कमी है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा या फिर शिक्षा नहीं ले पा रहा, इधर उधर बस घूमता रहता है, टाइम वेस्ट करता है, तो यानी कि अगर उसमें क्या है, शिक्षा की कमी यानी कम शैक्षणिक योग्यता है, जिसकी वजह से भी बालक में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। फिर है पारिवारिक कारण। ये तो था बालक के पर्सनली फैक्टर, यानी कि पर्सनली जो बालक होता है उसके व्यक्तिगत कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आ गया उसमें शिक्षा की कमी है, या फिर उसका जो व्यवहार है, उसकी गतिविधियां कैसी है, किस प्रकार की चीजों में वो ज्यादा इन्वॉल्व है, इनके द्वारा भी बालक में भगोड़ेपन की स्थिति या फिर अपराध की प्रवृत्ति आ सकती है। दूसरा है फैमिली का, यानी कि परिवार में उसकी क्या स्थिति है, परिवार में माता पिता का क्या प्रभाव है बालक में, असंगत माता पिता की देखरेख, शिक्षा में भागीदारी की कमी, या फिर परिवार की अस्थिरता, जैसे परिवार में तलाक हो चुका है, एकल अभिभावक है, उनका घर बिखरा हुआ है, यानी कि परिवार की स्थिति कैसी है, माता पिता के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, यानी कि एकल माता पिता है, सिर्फ माँ है, सिर्फ पिता है, या फिर माता पिता का तलाक हो चुका है। अगर ऐसी पारिवारिक स्थिति है तो इसका भी जो बुरा प्रभाव है वो बालक की शिक्षा पर, बालक के जो हम कह सकते हैं चरित्र पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि परिवार की जैसी स्थिति होगी, परिवार में जैसा माहौल होगा, उसी का प्रभाव बालक के विकास पे पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि माता पिता का प्रभाव कैसा है, यानी कि माता पिता के व्यवहार के द्वारा बालक का जो चरित्र है वो निर्धारित होता है। जिसमें दूसरा हम देखते हैं पारिवारिक गतिशीलता, यानी कि परिवार की गतिशीलता कैसी है, परिवार के बीच संघर्ष चल रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े कितने हैं परिवार के लोगों के बीच, परिवार में जो भी माता पिता है वो किस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा करते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम, या फिर कोई नॉर्मल काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं नशीली दवाइयों या फिर मादक द्रव्य, शराब आदि का सेवन करते हैं। तो अगर घर में ऐसा माहौल बालक देखेगा तो बालक भी उसी की तरफ अग्रसर होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, बालक में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है, उसका व्यवहार उसी प्रकार का हो जाता है और साथ ही साथ उसमें भगोड़ेपन की स्थिति आ जाती है।
यानी कि परिवार में किस प्रकार का माहौल है, माता पिता की क्या स्थिति है, उनका क्या व्यवसाय है, उनका क्या व्यवहार है, इन सभी के द्वारा बालक का जो चरित्र का विकास है वो होता है, उसमें नैतिक विकास हो जाता है और हम कह सकते हैं उसी में शारीरिक विकास होता चला जाता है। अगर ये सारी नेगेटिव चीजें देखें, यानी कि अगर सारी नेगेटिव गतिविधियां बालक के परिवार में हो रही है, उनके फैमिली में हो रही है, तो बालक का जो व्यवहार है, बालक का जो किशोरावस्था में परिवर्तन है, वो फिर नेगेटिव फेज की तरफ चला जाता है। फिर है सहकर्मी और सामाजिक प्रभाव, यानी कि उसके साथी किस प्रकार के हैं, बालक समाज में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वो आसपास किन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के लोग हैं बालक के आसपास, तो बालक में अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी। अगर बालक अच्छे लोगों का साथ कर रहा है, अच्छी संगति में है, तो उसका जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाएगा। अगर बालक नेगेटिव संगति में, यानी कि जो चोरी वगैरह करते हैं, नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो अगर बालक ऐसे लोगों के साथ में है, तो उसका जो किशोरावस्था में परिवर्तन है वो अपराध की ओर ज्यादा हो जाएगा। यानी कि उसके सहकर्मी कैसे है, उसका साथ कैसा है और समाज में किन लोगों के साथ वो ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसके द्वारा भी बालक में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। सहकर्मी का दबाव, यानी कि पेयर्स प्रेशर, नकारात्मक सहकर्मी प्रभाव से, यानी कि उसके जो साथ के जितने भी लोग हैं, अगर वो नेगेटिव गतिविधियों में है, यानी कि नकारात्मक क्षेत्र में आगे हैं, तो उसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा। अगर उसके साथी समूह में अगर कोई अपराध की प्रवृत्ति में है, यानी कि उसके ग्रुप में से कोई चोरी करता है या फिर कोई और गलत गतिविधि करता है, तो उसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा। और साथियों के बीच स्वकृति की मांग से अनुपस्थिति और अपराधी प्रवृत्ति का व्यवहार बढ़ता है। यानी कि अब उसके ग्रुप में से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो वह उन सभी ग्रुप के लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए इन्वॉल्व करेगा, उनको मनाएगा, यानी कि प्रेशर भी करेगा। तो इस प्रकार के प्रेशर की वजह से बालक इस क्षेत्र में फंसता चला जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर सहकर्मी का दबाव रहता है, यानी कि उसके ग्रुप में से कोई भी अगर एक व्यक्ति इस प्रकार के क्षेत्र में बढ़ रहा है या फिर इन्वॉल्व है, तो उसका जो डायरेक्ट प्रभाव है, यानी कि डायरेक्ट जो प्रेशर है वो उस व्यक्ति पर पड़ सकता है। फिर है सामुदायिक प्रभाव, यानी कि समाज का वातावरण कैसा है, उसके आसपास का चित्र कैसा है। उच्च अपराध वाले पड़ोस में रहना, यानी कि उसके पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो अगर ऐसे क्षेत्र में, यानी कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके आसपास रहेगा, तो बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसमें हिंसा का जोखिम होगा, यानी कि अगर उसके आसपास हिंसक लोग हैं जो अपराध की प्रवृत्ति में ज्यादा रह रहे हैं, तो उनमें भी हिंसा की भावना पनपेगी धीरे धीरे। और सकारात्मक मनोरंजक गतिविधियों को सीमित पहुंच तक अपराध में योगदान देती है, यानी कि अगर वो आसपास इसी माहौल में रहेगा, उसका आसपास का वातावरण इसी प्रकार का है, तो धीरे धीरे वो बालक भी सकारात्मक से निकलता चला जाएगा और नेगेटिव फेज में बढ़ता चला जाएगा। यानी कि उसका परिवार में माहौल कैसा है, उसका आसपास के लोग कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके ग्रुप्स हो गए, उसका आसपास में रहने का एरिया कैसा है, और उसका जो पर्सनल इफेक्ट है वो सभी प्रभाव पड़ता है। फिर प्रभाव पड़ता है स्कूल का, यानी कि स्कूल की गतिविधियां किस प्रकार की है जो बालक में भगोड़ेपन या फिर अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, जिसमें है बदमाशी, भेदभाव हो रहा है, शिक्षक या फिर जो भी प्रशासक है वो समर्थन नहीं कर पा रहे, यानी कि ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहे, अगर उसमें कमी है तो इसका नकारात्मक प्रभाव बालक पे पड़ता है। यानी कि बालक में अगर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो किस कारण से उसमें बदमाशी की भावना स्कूल में आएगी। स्कूल में कई तरीके के बच्चे हो सकते हैं, टीचर्स के द्वारा मोटिवेट नहीं किया जा रहा, या फिर वहाँ के जो ट्रस्ट है, प्रशासन है, उनके द्वारा, या फिर स्कूल में भेदभाव किया जा रहा है। तो बालक इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग फेज से अगर ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो आगे जाकर बचपन से उसके मन में ये धारणा बनती चली जाती है और वह अपराध की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्कूल में नकारात्मक माहौल है तो वो छात्रों को अलग थलग कर सकते हैं, यानी कि स्कूल के माहौल को देखकर बालक में आगे किस प्रकार का व्यवहार करना है उसकी भावना बढ़ती चली जाएगी और उसमें अनुपस्थिति या फिर कह सकते हैं अपराध की भावना बढ़ती चली जाएगी। फिर है शैक्षणिक चुनौतियां, पाठ्यक्रम को समझने में कठिनाई, यानी कि जो सिलेबस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, समझने में कठिनाई आ रही है। शैक्षणिक मांगों से, यानी कि शिक्षा की जो मांगे हैं, यानी कि जो टीचर्स या फिर जो हमारा सिलेबस हमसे मांग रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि जितना हमारे पास नॉलेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर क्लास के बाद, वो हमारे पास नहीं है, हम उसे समझ नहीं पा रहे। स्कूल में बदमाशी का अनुभव करना, अगर ये सभी गतिविधियां स्कूल में एक बालक के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, उसका आसपास का माहौल है ऐसा, तो वह जो बालक है एक अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। जिसलिए हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कारक, पारिवारिक कारक, परिवार के साथ साथ समुदाय उसका कैसा है, समाज में माहौल किस प्रकार का है, स्कूल का व्यवहार कैसा है, उसके जो सहकर्मी है यानी कि उसका जो ग्रुप है वो किस प्रकार का है, ये सभी कारक जो है बालक को एक अपराध की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये सभी कारक बालक के अपराध का रीजन भी है। अब इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसके रोकने के लिए हमें क्या करना है, समय से पहले हस्तक्षेप, जोखिम वाले छात्रों की पहचान करें। यानी कि अगर हमें इन सभी चीजों को रोकना है, अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए कि हमें शुरू से शुरू करना चाहिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो भी ऐसे बालक हैं जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी है, ग्रुप में से कोई भी बालक हो सकता है, उसके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, स्कूल में से हो सकता है, हमें उससे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो बालक कौन है जो ऐसे क्षेत्र में है। स्कूल के कर्मी हो सकते हैं या फिर जो भी परामर्शदाताओं को उसकी अनुपस्थिति और अपराध के जोखिम वाले छात्रों की पहचान करने के लिए उपस्थिति और व्यवहार पैटर्न की निगरानी करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले क्या रोल होता है एक टीचर का कि उसके क्लासरूम में से ऐसा कौन सा बालक है जो इस क्षेत्र में फंसा हुआ है, यानी कि अपराध की ओर आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद शीघ्र हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, अंतर्निहित मुद्दों को बढ़ने से पहले संबोधित करने के लिए परामर्श देना, गाइड करना, प्रोग्राम चलाना और अकादमिक सहायता भी उसे प्रोवाइड करना है। यानी कि हमने उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बालक इस क्षेत्र में बड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बालक के लिए गाइड रख सकते हैं, उसे परामर्श दे सकते हैं, गाइडिंग कर सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम चला सकते हैं, यानी कि उसे समझाने के लिए ये सारी गतिविधियां कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम परिवार और समुदाय किस प्रकार की भागीदारी, यानी कि परिवार ऐसा क्या कर सकते हैं, समाज के लोग ऐसा क्या करें कि उस बालक को वहां से बचाया जा सके। इसके लिए माता पिता की सहभागिता होती है, यानी कि माता पिता को भी उस बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता नियमित संचार करें, यानी कि रेगुलरली उस बच्चे से बातचीत करें। टीचर्स पे आ सकते हैं इसमें, यानी कि टीचर्स उसके माता पिता से कांटेक्ट करें कि जो बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो माता पिता से कांटेक्ट करें, उन्हें समझाएं कि वो घर में भी उसी तरीके का ध्यान दे जो हम स्कूल में रख पा रहे हैं। तो माता पिता और टीचर्स के सहयोग से उस बालक को सुधारा जा सकता है, उसको उस क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए उन्हें क्या करना है, नियमित संचार की आवश्यकता होती है, यानी कि माता पिता और जो टीचर्स है वो रेगुलरली एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, तो उसके द्वारा उसकी रोकथाम की जा सकती है। और पालन पोषण कार्यशालाओं के माध्यम से अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, यानी कि स्कूल में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जिसमें उस बच्चों के माता पिता को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो माता पिता जो है अपने बच्चों के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। फिर समुदाय की क्या भागीदारी है, अब समुदाय क्या कर सकता है कि जोखिम वाले जितने भी परिवार या बच्चे हैं उनके लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना, यानी कि पारिवारिक जो कारण था जिसकी वजह से बालक अपराध की प्रवृत्ति में जा रहे हैं, तो उसमें तलाक का कारण हो सकता है कि ऐसे क्या रीजन रहा कि जिनके वजह से उनके परिवार की ये स्थिति है, तो उसका पता लगा सकते हैं। उन परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए जो सरकार है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो समुदाय है, समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है, संगठन चलाए जा सकते हैं, कुछ कानून बनाए जाए जिसके वो परिवार ठीक बना रहे हैं, और जो सामाजिक सेवाएं हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो यानी कि माता पिता और जो समुदाय है इनके सहयोग के द्वारा भी बालक के अपराध की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। दूसरा है सकारात्मक विद्यालयों का वातावरण। यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो पॉजिटिव बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सहायक और एक समावेशी स्कूल का वातावरण बनाना चाहिए। अब समावेशी का मतलब होता है कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हो, हर एक कैटेगरी, हर एक फील्ड के बच्चे हो, जिनकी अगर पारिवारिक स्थिति अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो नैतिक स्थिति है वो सभी कुछ अलग अलग है, ऐसे सभी लोगों को एक साथ शिक्षा दी जाए तो उनमें सदाचार की भावना बनेगी और सामुदायिकता का विकास होगा। इसके लिए सकारात्मक संबंध बनेंगे, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट होंगे। जो टीचर्स है और उनके जो साथी है, जो स्टूडेंट्स है, वो सभी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा अटैच हो पाएंगे, तो अपनी जो स्थितियां है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी समस्याओं को साझा कर पाएंगे। फिर धमकाने और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करना, धमकाने विरोधी नीतियों को लागू करना, संघर्षों का समाधान करने के कौशल को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित शिक्षण का वातावरण बनाना, यानी कि एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव स्कूल का वातावरण बनाना जिसमें बच्चा एकदम फ्री होकर पढ़ सके, उनकी जो समस्याएं हैं वो टीचर्स के साथ साझा कर सके जो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को अपराध प्रवृत्ति से बाहर निकालने के लिए स्कूल के द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियां की जा सकती है। फिर है शैक्षणिक और कौशल निर्माण कार्यक्रम, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ाने के लिए और उसकी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए वैकल्पिक शिक्षा का विकल्प देना चाहिए, यानी कि पारंपरिक सेटिंग के संघर्ष करने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक स्कूल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम
या फिर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो चलाए जाने चाहिए। यानी कि बच्चे को उस चित्र से बाहर निकालने के लिए उसको किस प्रकार का कौशल है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है, उसको किस नए नए ऑनलाइन का पाठ्यक्रम के थ्रू उन्हें समझा सकते हैं, नए जो ऑफिशियली ट्रेनिंग्स है वो दी जा सकती है, या फिर जो वैकल्पिक स्कूल होते हैं यानी कि उनको अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को चूज करना, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस बालक को अपराध क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है। फिर है जीवन कौशल विकास। ऐसे कार्यक्रम बच्चे को देना जिससे बालक सशक्त बने, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हो सके और उनमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास हो, यानी कि वह समाज के साथ तो जुड़े ही समाज में भावनात्मक रूप से भी जुड़ा रहे और निर्णय लेने की उसमें क्षमता का विकास हो, जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके, जो भी संघर्ष हो और उसमें उस समस्या से लड़ने का मुकाबला करने की क्षमता विकसित हो। कुल मिला के हमें क्या करना है, उनके जीवन में कौशलों का विकास करना है, यानी कि उन्हें ऐसे स्किल डेवलप करवानी है, ऐसे उसके कौशल का विकास करना है कि वो जो भी समस्या है हर एक फील्ड में आगे बढ़ सके। भले वो अपराध की प्रवृत्ति में फंसा हुआ तो उससे बाहर निकलने की क्षमता उस बालक में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस बालक को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम चला सकते हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के माध्यम से। फिर हम कहते हैं प्रबंधन के दृष्टिकोण, यानी कि जब बालक को इस अपराध प्रवृत्ति से बाहर निकालने के लिए हमें जो मैनेजमेंट रखना है वो मैनेजमेंट हम किस प्रकार से रख सकते हैं। व्यवहार संशोधन, यानी कि जो सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक और सुदृढ़ीकरण, व्यवहार अनुबंध और व्यक्तिगत व्यवहार योजना बना सकते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि जब बालक में प्रबंधन करना है किसका, अपराध की प्रवृत्ति का, अपराधी प्रवृत्ति इनकी अपराधी प्रवृत्ति को कम करने के लिए हमें बालक में व्यवहार में संशोधन करना है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। हम उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उस बालक का जो अपराध प्रवृत्ति है, उसकी जो मानसिकता है उसको हटा सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट उसमें सेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के द्वारा। फिर पुनर्स्थापनात्मक, संघर्षों को संबोधित करने, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ठीक करने और छात्रों के बीच जवाबदेही को बढ़ाने के लिए और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर कानून के माध्यम से, कानूनी परिणाम क्या होंगे, आवश्यकता होने पर कानूनी उपायों के माध्यम से भी जो पुराने अपराध प्रवृत्ति है उसको ठीक किया जा सकता है, यानी कि अगर बालक किसी अपराधी प्रवृत्ति में फंस चुका है तो एक कानून के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे उस क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं और उसका जो हम कह सकते हैं व्यवहार है, उसका जो व्यवहार है और जो आगामी जीवन है उसको हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। फिर डाइवर्जन कार्यक्रम, डाइवर्जन यानी कि माइंड को, यानी कि ध्यान को हटाना, जो उसका माइंड सेट, उसका जो ध्यान है वो उस भगोड़ेपन यानी कि अपराध की प्रवृत्ति में फंसा हुआ इस क्षेत्र में, तो वहां से उसका ध्यान किस प्रकार से डाइवर्ट कर सकते हैं, वहां से किस प्रकार ध्यान हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगर जो बच्चे अपराध की प्रवृत्ति में फंस चुके हैं तो हो सकता है कि वो जो बाल श्रमिक है या फिर जेल में अपनी सजा काट रहे, जो भी उन्होंने अपराध किया उसके लिए, तो जो अपने सजा काट रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई कौशल तो होगा। अब वो बालक, उसके पास कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई कौशल है, तो उसे कारावास में रहकर भी उसके उस कौशल को हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि जेल में रहकर कई प्रकार की, कह दीजिए, अपनी बुक लॉन्च करते हैं, बुक लिखते हैं या फिर उनमें जो भी स्किल है, जो भी कला है उसको और ज्यादा निखारते हैं, यानी कि वो अपना ध्यान उस जगह पे रहकर अपनी वो उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो काट ही रहे, उसके साथ साथ वो अपना क्या करे, माइंड डाइवर्ट करे, डाइवर्शन करे, अपना ध्यान हटा रहे, इसकी और अपने कौशल को और ज्यादा विकसित करने के लिए। यानी कि एक बार जब गलती हो गई है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जन भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो कौशल है, उनके जो विकास है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर है निगरानी और समर्थन, यानी कि जब हम किसी भी अपराधी बालक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको समझने के साथ साथ उस पर ध्यान रखना भी आवश्यक है, उसका प्रबंधन करना भी आवश्यक है, उसको ठीक करना भी आवश्यक है। फिर उपस्थिति पर नजर रखना कि यानी कि वो किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, वो किस प्रकार के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस समय क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, उन सभी पे नजर रखने की आवश्यकता होती है। और शीघ्र हस्तक्षेप करना होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उनके काम करने के तरीकों में हस्तक्षेप करना है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं, हम देख रहे, तो उन्हें सबसे पहले जाके रोकने की आवश्यकता होती है। और केस प्रबंधन, जो भी जोखिम वाले छात्र हैं उन्हें निरंतर सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि हमें पता है, हमने आइडेंटिफाई किया कि वो बच्चा इस क्षेत्र में फंस चुका है, तो हमें उस बच्चे के लिए क्या करनी है, निरंतर उन्हें सहायता प्रोवाइड करनी है और उनकी प्रगति पे भी निगरानी रखनी है, यानी कि वो आगे उनका प्रोग्रेस कैसा है उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और समन्वय करने की भी, यानी कि स्कूल में जो जितने भी हमारे गाइडर्स हैं
उनके द्वारा उन्हें परामर्श दिया जाना चाहिए। और जो साथ ही साथ कार्यक्रम चला कर भी, यानी कि कई सारे जो सोशल कार्यक्रम चला कर भी हम लोग उस बालक पे निगरानी रख सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये सभी गतिविधियां थी किशोरावस्था में जो एक स्थिति आती है जिसे हम लोग कहते हैं अपराधीपन, उसके बारे में, यानी कि अपराधीपन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, बालक में ये प्रवृत्ति किस प्रकार से आती है, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, परिवार को क्या करना चाहिए, साथियों की क्या व्यवस्था है, स्कूल किसमें क्या योगदान दे सकता है, समाज की क्या आवश्यकता है। तो ये सभी परिवर्तन करके हम एक बालक में, किशोरावस्था का जो बालक है उसमें इस प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं और एक अच्छे बालक का एक अच्छी तरीके से जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास और जो नैतिक विकास है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था जिससे हमने अपराधी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा वो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे नए क्लास में नए चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।